आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। अ मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी इन्वर्स ऑफ ए इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस। मतलब एक मैट्रिक्स बी ए का इन्वर्स तब कहलाएगी जब वो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मैं बेसिकली इसका मतलब समझा देता हूँ पहले कि होता क्या है। आपने ये टर्म के बारे में सुना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने इसको देखा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब जैसे हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होता है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, एक ऐसा नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 1 है। एक ऐसा नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 है, उसको हम बोलते हैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कौन सा नंबर होगा वो, 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1। उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1। उसी तरीके से 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 7, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखो, जैसे बताने का मतलब ये है कि 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 होता है और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 होता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। 7 का 1/7 होता है क्योंकि 7 में 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1/7 का 7 होता है, इसीलिए क्योंकि 1/7 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही कोई भी दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में बस ये मल्टीप्लिकेटिव वर्ड नहीं बोला जाता, सिर्फ डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इन्वर्स बोलते हैं, पर उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, जैसे कि ए और बी, अगर ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्स होंगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या होता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स की भाषा में 1 लिखेंगे तो क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई। ऐसा होता है ना, 1 0, अगर 1 1 0 0, 2x2 का लेंगे या 3x2 का, हमने देखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपल सी बात यही है कि बी ए का इन्वर्स तब कहलाएगा जब ए इंटू बी क्या होगा, आई होगा, ये मैट्रिक्स की भाषा में। उसी तरीके से बी इंटू ए भी आई ही होना चाहिए। हमने देखा कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से करो, आपका आंसर आई आना चाहिए। तो ये जो कंडीशन हमारी कह रहा है वो यही कह रहा है कि बी, एक मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तब कहलाएगी जब वो इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ रहा है? मैं एक बार और बताता हूँ। ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स तब कहलाता है मैट्रिक्स की भाषा में जब ए इंटू बी क्या देता है हमें, 1, मतलब आई, या फिर ये बी इंटू ए के भी बराबर होगा। तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, एक दूसरे का इन्वर्स। ठीक है, बी इज इन्वर्स ऑफ ए, और हम ये भी बोल सकते हैं ए इज इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैंने अभी अभी बताया था एक एग्जांपल से, जैसे 7 और 1/7। ठीक है, तो 7 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/7 एंड सेम 1/7 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7। एक दूसरे के हैं ना दोनों, तो हम दोनों बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोलेंगे, बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं, या ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी, ये भी बोल सकते हैं। बराबर? तो समझ में आया कि एक
बी मैट्रिक्स इन्वर्स कब होगी ए की, जब उसको ए से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा, बराबर। तो बी मैट्रिक्स जो है, अगर बी ए का इन्वर्स है, बी इज़ ए इन्वर्स ऑफ ए, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, बी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स। कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, बराबर। कैसे करते हैं, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अगर बी जो है वो ए का क्या है, इन्वर्स है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, या फिर ए इन्वर्स इंटू ए। समझ में आ रहा है। अगर बी ए का इन्वर्स है तो उसको ऐसा भी लिखा जाता है, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ओके, तो आगे देखते हैं, ठीक है। द मैट्रिसेस हुज इन्वर्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। मतलब जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उन मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कुछ मैट्रिक्स भी हो सकती हैं, ऐसी कोई मैट्रिक्स भी हो सकती है जिनको मतलब जिनकी ऐसी कोई मैट्रिक्स है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करके आई है। ऐसा हो सकता है ना कि एक मैट्रिक्स है तो ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसको इस मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करो तो आई आए। ऐसी भी मैट्रिक्स होती है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसको नॉन इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कैसे पता करते हैं आगे के चैप्टर्स में, आगे जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता। लेकिन जिसका एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल, और जिसका नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिबल। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। मतलब जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में तो हम इजीली निकाल दे रहे थे, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3, क्योंकि ये तो थोड़ा ऑब्वियस भी हो जा रहा था, मतलब इजी था। पर मैट्रिक्स में कैसे निकालेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है, तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स का पता करना है जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, हमें आई मिले। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे या निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा तो ऑपरेशन कर नहीं सकते, सपोज़ ए इंटू बी लिखा है तो हम ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं क्या मैट्रिक्स में, नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स का डिवीज़न जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है, लेकिन हमने डिवीज़न पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, क्योंकि मैट्रिक्स का डिवीज़न जैसा कुछ होता ही नहीं है। इसे हम ऐसा करके तो निकाल सकते नहीं, या b इज इक्वल टू आई बाई ए करके भी b का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स, ठीक है, देखते हैं। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मतलब ये एक मेथड है मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिकली 3 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। मतलब पहला ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेशन ऐसे लगाते हैं, कैसे, सपोज़ R1 से R2
इसका मतलब क्या होगा कि हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे, रो 1 और रो 2 को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज। रो 2 की जगह पे रो 1 कर देंगे, रो 1 की जगह पे रो 2 कर देंगे। हम ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 से R3, मतलब यहाँ पे हमने 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। या फिर हम कैसा ऑपरेशन लगा सकते हैं R1 से 3, ऐसे ही जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसके हिसाब से हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल सबके एक एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स में हम ये वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 R2, इसका मतलब क्या है कि R1 R2 आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो ये मैट्रिक्स में अगर हम ये इस मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। ये है हमारी R1, ये है हमारी R2, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। R2 R1 की जगह पे आ जाएगी, R1 R2 की जगह पे आ जाएगी। सिंपल, मतलब अगर इस मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एक कॉलम का भी ऑपरेशन लगा के दिखा देता हूँ जिससे कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे कि सपोज़ अगर मैं C2 और C3 को इंटरचेंज करता इसी मैट्रिक्स में, ठीक है, इस मैट्रिक्स में, तो C2 क्या है मेरा, ये है C2 और ये क्या है C3। तो C2 और C3 को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो C1 तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है। C2 की जगह पे क्या आ जाएगा, C3, और C3 की जगह पे आ जाएगा C2, बराबर। तो ये ऑपरेशन अगर इस मैट्रिक्स में हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। सिंपल है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है हमारा, हम इंटरचेंज कर सकते हैं कोई भी दो रो को या फिर कोई भी दो कॉलम को। कैसे करते हैं समझ में आ रहा है, ईजी है ये। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑपरेशन देखते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर। मतलब क्या है, सिंपल सा इसका बोलने का मतलब है ये वाला ऑपरेशन रो का और कॉलम का। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, R1 गोज़ टू 2R1, एक ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं जिसमें कि 2 क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। 2 क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर है तो चलेगा। ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं 1/3R1। हम ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 को भी चेंज कर, R2 गोज़ टू 7R2। मतलब कुछ भी हमें जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं। कैसा, R1 RI गोज़ टू KRI, जिसमें K क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस ज़ीरो छोड़ के कुछ भी होगा नॉन ज़ीरो तो चलेगा। जैसे मैं 2 लिया है, 1/3 लिया है, 7 लिया है। सिमिलरली हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो सपोज़ इसमें मैं ये वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 गोज़ टू 3R2। ठीक है, इस मैट्रिक्स में, ये वाली मैट्रिक्स में ये वाला ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं मुझे, R2 कहाँ जा रहा है, 3R2 में। मतलब R2 क्या है मेरा, ये है R2। तो सबसे पहले R1 तो वैसे ही लिख दो क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, और R3 भी वैसे ही लिख दो, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। किस में ऑपरेशन लगाया हमने, R2 में लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया, R2 गोज़ टू 3R2। मतलब R2 में सारे एलिमेंट्स में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 27। 2 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6, और 3 में 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9। तो ये ऑपरेशन ऐसे लगाते हैं। सिमिलरली एक कॉलम में भी मैं लगा के दिखा देता हूँ। सपोज़
हम लिख रहे हैं C3 गोज़ टू 1/4 C3। ठीक है, क्या किया मैंने, C3 में ऑपरेशन लगाया। C3 कहाँ है मेरा, ये है C3। ठीक है, तो C1 तो C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो C1 को वैसा का वैसे ही लिख देते हैं। C2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसको भी ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। किस में ऑपरेशन लगाया हमने, C3 में। क्या लगाया, C3 गोज़ टू 1/4 C3, मतलब C3 के सारे एलिमेंट्स में हम क्या कर देंगे, 4 डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा ये ऑपरेशन लगाने के बाद वो ये वाला होगा। समझ में आया कैसे लगाते हैं ऑपरेशन। पहले हम सारे ऑपरेशन लगाना सीख लेते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे इन्वर्स निकालने में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड ऑपरेशन। क्लियर है, दोनों ऑपरेशन बहुत इजी थे। ये वाला तो बहुत ही इजी था फर्स्ट वाला ऑपरेशन, सेकंड वाला भी इजी है हमारा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। ये जो इतनी लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब ये जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं ये। ठीक है, क्या है इस ऑपरेशन का मतलब, हम ये जैसे कि आप देखो यहाँ पे I लिखा है, यहाँ पे I लिखा है, यहाँ पे J लिखा है। मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि R अगर 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे I लिखा था तो यहाँ पे भी I है, तो यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी 1 लिखता हूँ। प्लस K हमारा क्या है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है तो मैं 2 लिख देता हूँ, और J मतलब I से कुछ अलग तो 2 लिख देता हूँ। तो ऐसा ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। कैसा, R1 गोज़ टू R1 प्लस 2R2, या फिर हम ऐसा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, R2 गोज़ टू R2 प्लस 3R1। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे अलग 2 से। हम ऐसा भी लगा सकते हैं, R3 कहाँ जा रहा है, R3 प्लस 4R2, एक ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं। या R3 गोज़ टू R3 प्लस 6R1, एक ऐसा ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वही यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे जो होगा वो अलग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, प्लस एक नॉन ज़ीरो नंबर। आप नॉन ज़ीरो नंबर ये भी ले सकते हो, R1 गोज़ टू R1 प्लस -3R2। ठीक है, क्योंकि ये भी एक नॉन ज़ीरो ही नंबर है ना, ज़ीरो तो नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस। ओके, तो आप ये ऑपरेशन भी लगा सकते हो। सिमिलरली ये सारे ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हो। ओके, इसको मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है हमारा। ठीक है, देखो जैसे कि सपोज़ एक मैट्रिक्स है 4 6 8 7 9 2 3 11 5। ठीक है, इसमें मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसमें R1 गोज़ टू R1 प्लस 2R2, सपोज़ ये ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, देखो R2 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है तो R2 को वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ। R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन किस में लगाया, R1 में लगाया ना। ठीक है, R1 हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ पे, R1 प्लस 2R2 में। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, R3 में भी कोई ऑपरेशन हमारा नहीं है। ओके, हमारा ऑपरेशन किस में है, R1 में। अब R1 क्या हो रहा है हमारा, R1 प्लस 2R2 पे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो R1 सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, 4 प्लस 2, इसका पहला एलिमेंट क्या है, 6। तो हमारा ये एलिमेंट हो जाएगा 6 × 2 12 प्लस 4 16। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, क्या किया मैंने, मैं फिर करके बताता हूँ। सेकेंड एलिमेंट में ये है मेरा R1 का एलिमेंट,
तो देखो मैं यहाँ पे फिर से ऑपरेशन लिख देता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब R1 क्या था मेरा 7, तो 7 क्या हो जाएगा 7 + 2R2 मतलब 9। तो 7 किस में चेंज हो जाएगा, ये सॉल्व करके क्या आएगा 18 + 7 25। तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं 25। ओके, एक और बार मैं करके बताता हूँ इस एलिमेंट के लिए 3 के लिए। R1 में 3 है तो 3 कहाँ पे जाएगा 3 + 2R2 मतलब 11। तो ये क्या हो जाएगा 22 + 3 25। तो यहाँ पे अब लिख देंगे 25। मतलब जो R1 जो था उसको चेंज ऐसे किया हमने, कैसे R1 + 2R2 को ऐसे चेंज किया, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल इसमें करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट वाला ऑपरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में भी हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एक और ऑपरेशन लगा देखते हैं। R2 goes to R2 - 4R3, सपोज ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब देखो ऑपरेशन किस में लगा है R2 में लगा है, तो R1 तो मैं ऐसा का ऐसे ही लिख देता हूँ, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, और R3 भी मैं ऐसा का ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन किस में लगा है R2 में, ठीक है, ये वाली में। तो अब देखो क्या है ऑपरेशन, सबसे पहला है हमारा 6, तो 6 goes to 6 - 4 R3 क्या है इसका 8। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर -32 + 6 मतलब -26। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -26। सिमिलरली हम 9 के साथ भी करेंगे। 9 goes to 9 - 4 × 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ आ गया 1। सेम हम करेंगे 11 के साथ। 11 goes to 11 - 4 R3 क्या है हमारा 5, तो हो जाएगा हमारा -20 + 11 -9, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। तो ये मैट्रिक्स में अगर हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो यहाँ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, समझ में आया। एक मैं कॉलम ऑपरेशन भी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैं कॉलम ऑपरेशन भी आपको लगा के दिखाता हूँ जिससे कि पूरी ही अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सपोज़ एक हमें कॉलम ऑपरेशन ऐसे दिया है, C3 goes to C3 + 2C1, एक ऐसा ऑपरेशन दिया है, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन किस में लगा है C3 में लगा है, तो C1 में तो कोई चेंज नहीं होगा और C2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। चेंज किस में होगा C3 में, क्या होगा C3 + 2C1। तो देखो 3 goes to कहाँ जाएगा 3 + 2C1 क्या है इसका 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 8 + 3 11, तो यहाँ लिख देंगे हम 11। फिर C3 में क्या है 11 है, तो 11 कहाँ जाएगा 11 + 2 × 6, तो हो जाएगा 11 + 12 हमारा हो जाएगा 23। फिर सेम 5 के साथ भी करेंगे। 5 goes to 5 + 2 × C1 की जगह पे 8, तो क्या हो जाएगा 18 × 2 16 + 5 21, तो ये हो गया 21। मतलब इस मैट्रिक्स में हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमको ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है। सिर्फ C3 को हमने ट्रांसफॉर्म किया, ये वाली C3, समझ में आया ऑपरेशन। तो ये 3 ऑपरेशन है, आसान है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन 3 ऑपरेशंस का एप्लीकेशन देखेंगे, क्या करने में, इन्वर्स फाइंड करने में, ठीक है।
तो आगे